इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे सीटेट 2022 यानी 7 जनवरी 2022 को जो हिंदी पेडागोजी पूछा गया है। और जैसा कि पता होता है कि हिंदी पेडागोजी का सीटेट में 15 पेडागोजी पूछता है और 15 में से 2 पैसेज पूछता है और 5 ग्रामर पूछता है। तो ये आपका सिलेबस है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे 15 पेडागोजी जो संपूर्ण विश्लेषण होगा। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज के टॉपिक में हम लोग आइए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है जो उसके घर और आसपास में बोली जाती है। यानी वो बच्चा क्या जान रही है? अपनी मातृभाषा जान रही है। यानी जो भी गांव में उसका मातृभाषा हो, भोजपुरी हो, खोटा हो, अंगिका हो, असमी हो, उड़िया हो, जो भी हो, मातृभाषा जानता है और हिंदी जानती है जो उसके घर और आसपास में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। तो अब ये 4 कथन है। इस 4 कथन के बारे में सोचेंगे। मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। अब मातृभाषा जो है वो अर्जन किसको कहते हैं? जब हम कोई चीज़ गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं अर्जन। तो मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा भाग अधिगम के अंतर्गत आती है। तीनों भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। बात यहाँ पर 3 भाषा की है। मातृभाषा, देखिए मातृभाषा और हिंदी ये भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है और अंग्रेजी भाषा वो क्या कर रहा है? अधिगम कर रहा है। तो ये अधिगम के अंतर्गत आ गया। तो बाकी हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है इस हिसाब से। तो आपका आंसर क्या होगा? सही 1 और 2, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशेष शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? ये 3 चीज़ दिया हुआ है। आप बच्चों को लिखने के लिए सिखा रहे हैं तो ये क्रम से क्या कीजिएगा? पहले कौन वाला कीजिएगा? सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। दूसरा, विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना। विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखना। देखिए हम लोग भी जब किसी बच्चे को सिखाते हैं या हम भी सीखे होंगे तो क्या करते हैं कि अभिभावक मम्मी पापा जो है स्लेट और पेंसिल दे देते हैं, कहते हैं जो लिखना है तुमको लिखो। यानी जो मन सो लिखना। पहले क्या करना है? जो मन में आया वही हम लिखेंगे। यानी विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियाँ बनवाना। बनाओ तुमको जो आता है, बच्चे को बोल दिए फ्री छोड़ के। तो पहले हम बच्चों को क्या करेंगे? उसके अपने मन मुताबिक विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाएंगे। तब क्या करेंगे? सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाएंगे। सीधी रेखाएं हम लोग पढ़े भी हैं बच्चे में, नहीं? गोल गोल अंडा, बाबूजी का डंडा, बिलैया का पूछ, बोल बबुआ को। ये क्या है? इसमें गोल गोल है और डंडा वाला भी है। तो यहाँ कर सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा अक्षर लिखना सिखाना। तो दूसरा क्रम हो गया ये, यानी पहला में हो गया ये, दूसरा ये और तीसरा में तब हम ऊंचे स्वर में अक्षर बोलवाते हुए लिखवाएंगे। जो भी लिखेगा वो शुरू लेख बोलवाते हुए। यानी पहले 2, 1 और 3, 2, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, शब्द दीवार लिखित या मुअज्जित शब्दों का समूह है जो बंद आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं कि वह दिखाई पड़े। छोटे क्लास के बच्चे में अक्सर स्कूल में जो है क्या करता है? दीवार में ही पेंटिंग कर देता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, या फिर जानवर के नाम, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो कह रहा है इस तरह लगाए जाते हैं कि वह दिखाई पड़े। क्यों? इस शब्द यानी दीवार के माध्यम से साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल नहीं सिखाई जा सकते? वर्तनी की आकृति के प्रति जागरूकता, ये हम सिखा सकते हैं कि बच्चे कैसे बोले, आकृति को देखते हुए उसके मन में जागरूकता आए। कठिन शब्दों का उच्चारण देख लेते हैं। ये कठिन शब्द से लेना देना नहीं है छोटे बच्चों के साथ। ध्वनि के नियमों को समझ पहुंचाना, यानी ध्वनि किसी भी वस्तु को या किसी भी जो कोई भी दीवार पर तस्वीर है उसको क्या बोलते हैं उसके नियम को समझना, यानी किस तरह से उच्चारण कर सकते हैं, ये भी होगा। मूल शब्दों की समझ, मूल शब्द जो भी वस्तु है और उस वस्तु की मूल शब्द है उसकी भी समझ। तो यानी ये तीनों कर सकते हैं। कठिन शब्दों का उच्चारण से यहाँ लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 को
काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ा में कार्य करवाती है। जोड़ा, दो लड़का है यानी दो विद्यार्थी है, उसी विद्यार्थी का जोड़ा में कार्य करवा रही है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। कोई वर्तमान काल का है, वर्तमान काल जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और दूसरा विद्यार्थी क्या कहता है, भूतकाल में उसी को सुनाता है कि मैं पढ़ता था या पढ़ती थी। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी उसके ए अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। वह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है? क्रैसन के निवेश की परिकल्पना ये नहीं है, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना, स्वयं की ये उत्पाद परिकल्पना है। आपको हम पिछले वीडियो में कई वीडियो जो है, जैसे कि पता है आप लोगों को कि सी टेट 2021-22 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, हम 2022 वाला टोटल शुरू किए हुए हैं। एक सीडीपी बनाते हैं, एक ईवीएस बनाते हैं और फिर एक हिंदी पेडागोजी बनाते हैं एक एक ईयर का। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा सी टेट प्रीवियस ईयर 2021-22 प्लेलिस्ट। उसको खोलिएगा तो जितने भी हम बनाए हुए हैं उसमें से ये कई वीडियो, लगभग 20-22 वीडियोज़ बना चुके हैं। 20-22 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको बना चुके हैं और अभी जारी भी है, जब तक ख़त्म करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो इस पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न रिपीटेड है, तो उसमें आपको हम स्वयं की उत्पाद परिकल्पना अच्छे से समझाए होंगे। जो वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्यक्रम करवाती है। वह एक विद्यार्थी को वेटर बनने और दूसरे विद्यार्थी को ग्राहक बनने के लिए कहती है और प्रत्येक जोड़ों को आपस में संवाद करने के लिए कहती है। यह गतिविधि किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है? सबसे कम योगदान, देखिए सबसे अधिक योगदान वाले को छोड़ देना है, जो कम है उसको छोड़ देना। कह रहा है कि एक शिक्षक क्या कर रहा है कि वो काम करवा रही है, मतलब गतिविधि कुछ करवा रही है। एक शिक्षिका वो क्या कर रही है कि 2 बच्चे को लेता, एक को वेटर एक को दुकानदार, इस तरह का करवाता और आपस में बातचीत करवाना शुरू करता है। तो ये गतिविधि कह रहा है कि किसमें सुधार? अभिव्यक्ति में स्पष्टता, अभिव्यक्ति में स्पष्टता होगा। अभिव्यक्ति यानी बोलना, तो बोलने में स्पष्टता होगा, अपने विचार भाव को व्यक्त करने में होगा। सक्रिय श्रवण, जब संवाद करेगा तो सुनेगा भी, श्रवण मतलब सुनना। वाक्य रचना, जब बच्चा संवाद करेगा तो वाक्य रचना करते हुए भी संवाद कर लेगा। शब्द संपदा कम योगदान देता है। ऐसा नहीं कि ये शब्द संपदा भी योगदान नहीं देता है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से कम योगदान देता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को दृश्यात्मक सिखाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? दृश्यात्मक यानी देखने से संबंधित कौन सा उपयुक्त है? यह कहानी किस दिशा दशा में घटित हुई होगी? पाठ्य सामग्री में बने चित्रों को देखो और बताओ कि आप क्या देख पा रहे हो। लेखक ने कुत्ते के चरित्र का वर्णन किस प्रकार किया है? कल्पना करें और अंतिम दृश्य का कोई विकल्प लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? कोई कहानी पढ़ रहा है, उस कहानी का निष्कर्ष क्या है? ये कहानी विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। मतलब कोई बच्चा कहानी पढ़ रहा है, उसका निष्कर्ष निकालने में ये कौशल कौन सा उपयुक्त होगा आपके लिए? ऑप्शन है, इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहोगे? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। यह तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस कहानी में क्या करेंगे? एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? जब वो बात हम पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा? उससे संबंधित जो भी घटनाएं वो देखा है उसका वो सारांश से मिलाएगा और देखेगा कौन है। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है?
उदाहरण नहीं है। गौर से प्रश्न को पढ़िएगा, कहीं रहता है कौन सत्य है कौन सत्य नहीं है, तो सत्य तो देख लिए लेकिन नहीं को नहीं देखे तो आपका गलत हो गया। उसी तरह उदाहरण नहीं है। विद्यार्थियों से कोई ब्रॉडकास्ट सुनने के लिए कहें और उससे सीखे किन्हीं 2 नए शब्दों का साझा करने के लिए कहें। विद्यार्थियों को एक ऐसी लघु कविता पढ़ने के लिए दें जिसमें शुरू में ही कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थियों से मौखिक रूप से बहुत से सरल प्रश्न पूछें और एक बड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन प्रश्नों का सार प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों को विषयों की सूची दें जिन पर उन्हें 2 मिनट के लिए बोलना है और कौन से बिंदु बोले जाएं उनके लिए सलाह देना। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अध्यापक द्वारा सहायता देने का उदाहरण नहीं है। अध्यापक क्या करेगा कि इसमें भी सहायता देगा। विद्यार्थी क्या करेगा, एक कविता सुनेगा, तो यानी इसमें नहीं होगा कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हों, तो ये कठिन शब्द वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को पूर्व सर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है। कौन सी निगमन विधि है। देखिए आगमन और निगमन बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, एकदम शॉर्ट में समझिएगा कि आगमन क्या होता है और निगमन क्या होता है। आगमन और निगमन की बात करें हम लोग तो आगमन और निगमन, देखिए आगमन किसको कहेंगे, जब बच्चे को हम सरल से कठिन की ओर पढ़ाएंगे, सरल से कठिन की ओर, कठिन सूत्र का, यानी पहले बच्चों को क्या करेंगे, सरल चीज़ें बताएंगे तब हम कठिन चीज़ बताएंगे, तो ये विधि कहलाएगा, आगमन विधि में आ जाएगा। और जैसे कहेंगे इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो अमूर्त की ओर यानी मूर्त, बच्चा जो चीज़ पहले देख सक रहा है, जो चीज़ बच्चा पहले छू रहा है उसको कहते हैं हम लोग मूर्त। तो बच्चे को पहले मूर्त चीज़ें बताते हैं, तब क्या करेंगे, अमूर्त चीज़ें बताएंगे, तब ये विधि क्या कहलाएगा, आगमन विधि। बच्चे को विश्लेषण करेंगे, बच्चे का कोई भी टॉपिक है उसको विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब कि बच्चा जो टॉपिक पढ़ रहा है उसको एकदम विस्तारीकरण करके उसको समझाएंगे, तब उस चैप्टर का निचोड़ निकालेंगे, संश्लेषण करेंगे, तभी बच्चे समझ पाएंगे। इसके बाद पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अंश की ओर पहले बच्चे को पूरा चीज़ पढ़ाएंगे, पूरा चीज़। जैसे कि हम यदि जानवर पढ़ा रहे हैं तो हर एक जानवर को पढ़ाते हैं, नहीं गाय कुत्ता घोड़ा बिल्ली, अब उनसे जुड़े हुए उसके गतिविधि को पढ़ाएंगे कि गाय कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग नस्ल के होते हैं, तब वो क्या हो गया, उस गाय का अंश हो गया। तो पहले बच्चों को पूर्ण पढ़ाएंगे। जब हम इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं तो ये शिक्षण सूत्र कहलाता है क्या, आगमन विधि। और भी है, इसमें लिख सकते हैं आप उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो बच्चे को पहले उदाहरण बताएंगे उसके बाद नियम पर जाएंगे, पहले नियम बता देंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे। यानी इन चीज़ों को, इन शिक्षण सूत्रों को इस तरह से जब हम उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये विधि कहलाएगा क्या, आगमन विधि। और इसी को जस्ट उल्टा देंगे, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, तब ये क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। सब इसी तरह उल्टा देंगे हम, अमूर्त से मूर्त की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, तो निगमन विधि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अब इस प्रश्न पर चलते हैं, मेन प्रश्न पर हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है कि पूर्व सर्ग सिखाने के लिए कौन सी निगमन विधि है, तो निगमन यानी उल्टा खोजेंगे कि पूर्व सर्ग ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। अब पहले कह रहा है क्या है कि नियम बताना और उदाहरण देना, दूसरा है क्या कि बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताना। तो क्या कर रहा है, पहले उदाहरण देगा तब नियम। अब एक गद्य खंड बताते समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना, पहले नियम बताना, इसमें आगे क्या कह रहा है, समय पूर्व सर्गों के प्रयोग के नियम बताना, उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। वाक्य देना, विद्यार्थियों के इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण नहीं है। तो आगमन की बात, यहाँ निगमन की बात कर रहा है। निगमन में देखिएगा कि निगमन में क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। आप अभी तुरंत देखे होंगे,
प्लेबैक करके देख सकते हैं। और ये कह रहा है क्या, उदाहरण से नियम की ओर, तो ये क्या हो गया आपका आगमन विधि हो गया, और ये वाला क्या हो गया निगमन विधि। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में इस भाग की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? देखिए, बच्चा जब 2 या 2 से अधिक भाषा का ज्ञान रखता है तो उसको कहते हैं हम लोग बहुभाषिकता या बहुभाषी। तो क्या होगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, भाग शिक्षा नीति, कार्यालयीय शिक्षा नीति, शिक्षा के लिए बहुभाषात्मक नीति। शिक्षा के लिए नहीं है ये क्या है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। डैश को पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत यानी बच्चा जब पढ़ेगा या कोई चीज़ सीखेगा तो उसको प्रमाणिकता कहाँ मिलेगा, ऑथेंटिक कहाँ मिलेगा? पत्र पढ़ेगा, पाठ्य पुस्तक, साहित्य, श्रुतलेख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावशाली उपकरण है? यानी भाषा बच्चे कैसे सीख सकते हैं? लिखित परीक्षा से? लिखित परीक्षा से प्रभावी नहीं कह सकते हैं इसको, प्रभावशाली उपकरण नहीं कह सकते हैं। दत्तकारी ये भी नहीं, श्रुतलेख, श्रुतलेख भी नहीं। जब तक भाषा जान या तो भाषा सीखने की बात कर रहा है तो भाषा सीखने के आकलन का सबसे प्रभावी उपकरण है क्या है? अवलोकन। इसका आंसर क्या होगा? अवलोकन। यानी जब हम बच्चों का अवलोकन करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि भाषा सीख पाया बच्चा या नहीं पाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री? ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। क्या कह रहा है, कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री हो सकता है? तो जब हम लोग रेस्तरां में जाते हैं, होटल में जाते हैं तो वहाँ आपको होटल चार्ट देता है कि भाई हमारे दुकान में क्या क्या मिलता है। वो क्या है, एक प्रमाणिक है, प्रमाणिक है, वो एकदम सही लिखा हुआ रहेगा। अब ध्वनियों की सूची से हम कैसे पता करेंगे कि मेरा पठन सामग्री प्रमाणित होगा या नहीं होगा? अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करेंगे तो ये तो हो गया मौखिक, लिखित तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदल कर की गई कोई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदल कर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानस मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटनाओं में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या कह रहा है, जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए क्या करेगा? एक ऐसा मानस मानचित्र यानी माइंड मैपिंग जो कि कार्यक्रम जिसमें विचारों का अलग अलग घटनाओं में प्रस्तुत, जब विचारों को अलग अलग घटनाओं में प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे क्या होता है, जल्दी आसानी से समझ जाते हैं, उसको समझने में भी मदद करेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने नव वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नव वर्ष के दिन मैं परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे मिलने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैं घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोजन के लिए आए और मध्य रात्रि तक रहे। तो क्या कह रहा है कि नव वर्ष के उत्सव पर आयोजन, एक अनुच्छेद लिखा है। नव वर्ष अनुच्छेद के बारे में क्या है? विचारों को समेटना, संरचना, प्रार्पण, संपादन। तो इस तरह का क्या है, इस तरह का लिखावट कहलाता है क्या? संपादन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हिंदी पेडागोजी से।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, और कई प्रश्न इसमें से रिपीट भी होते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से भी देखे होंगे और आपके लिए उपयोगी भी हुआ होगा। तो अब तक देखते देखते यहाँ पहुँच गए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।